नमस्कार। अक्सर हम चुनावों को सिर्फ हार और जीत के चश्मे से देखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है, एक पूरी इंजीनियरिंग होती है। आज हम इसी विज्ञान को समझेंगे हीरानगर की एक केस स्टडी के जरिए। देखेंगे कि एक जनादेश, एक मैंडेट कैसे बनता है, कैसे बिखरता है और हाँ, कैसे एक मजबूत रणनीति के दम पर उसे वापस हासिल भी किया जा सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं जम्मू और कश्मीर और वहां के हीरानगर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, ये कोई आम चुनावी क्षेत्र नहीं है, ये एक सीमावर्ती इलाका है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, उनकी उम्मीदें, उनकी चुनौतियां, सब कुछ एक अलग ही ताने बाने में बुना हुआ है। और यहीं इसी जमीन पर एक मैंडेट खो गया था, एक जनादेश जो हाथ से फिसल गया। अब बात करते हैं साल 2024 के चुनावों की। यहाँ एक ऐसी पहेली सामने आई जो बड़ी दिलचस्प है और थोड़ी विरोधाभासी भी। मतलब एक ऐसा नतीजा जो ऊपर से देखने पर एक कहानी कहता है, लेकिन जब आप आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। तो सामने से जो नतीजा दिखा वो बिल्कुल साफ था, -8,610 वोट। यानी बीजेपी उम्मीदवार को 8,610 वोटों के एक बड़े अंतर से हार मिली। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, इसने साफ कर दिया कि चुनौती कितनी बड़ी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, असली कहानी तो हमेशा सतह के नीचे होती है ना? ऑफिशियल रिजल्ट के पीछे जो नंबर्स थे, जो आंकड़े थे, वो एक बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखा रहे थे। और यही वो बात है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए, यही इस पूरी केस स्टडी की गुत्थी है। देखिए, आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार को मिले 36,737 वोट, यानी करीब 55.7% वोट शेयर, और कांग्रेस कैंडिडेट राकेश कुमार को मिले 28,127 वोट, यानी करीब 42.7%। अब आप ही बताइए, ये आंकड़े तो एक तरफा जीत दिखा रहे हैं, तो फिर वो 8,610 वोटों की हार कैसे हुई? ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। तो फिर सवाल वही है कि हीरानगर में आखिर हुआ क्या? ये मामला सिर्फ वोटों के गणित का नहीं है, ये कहानी है रणनीति की, संगठन की और सबसे बढ़कर जनता के मूड को समझने की। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इस जनादेश को समझने के लिए हमें इसका विश्लेषण करना होगा। जैसे एक डॉक्टर बीमारी की जड़ तक पहुंचता है, वैसे ही हमें इस चुनावी हार की जड़ तक जाना होगा। हम देखेंगे कि कौन सी अंदरूनी कमजोरियां थीं और कौन से बाहरी खतरे थे जिन्होंने मिलकर ये नतीजा तैयार किया। जब विश्लेषण किया गया तो दो तरह की वजह सामने आईं। एक, पार्टी के अंदर की कमजोरियां, जैसे वोटरों में एक तरह की थकान दिख रही थी, पार्टी संगठन में सुस्ती आ गई थी और जमीन पर जो काम दिखना चाहिए था उसमें कमी महसूस की जा रही थी। और दूसरी तरफ थे बाहरी खतरे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, यानी एक मजबूत विपक्ष, महंगाई जैसे बड़े मुद्दे, और हाँ, सोशल मीडिया पर चले बॉयकॉट कैंपेन ने भी चुनौती को और मुश्किल बना दिया। देखिए, किसी भी चुनावी पहेली को सुलझाने के लिए अक्सर हमें इतिहास के पन्ने पलटने पड़ते हैं, और हीरानगर के मामले में भी जो सबसे बड़ा सुराग छिपा है वो है वोटर टर्नआउट के पैटर्न में, यानी कितने लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले। ये पैटर्न हमें बहुत कुछ बताने वाला है। चलिए जरा पिछले कुछ चुनावों के टर्नआउट पर नजर डालते हैं। 1996 में 60.8%, 2002 में 60.1% और इस साल कांग्रेस जीती। फिर 2008 में टर्नआउट थोड़ा बढ़ा, 66.1% हुआ, लेकिन असली बदलाव आया 2014 में। टर्नआउट उछलकर 72.3% पहुंच गया और बीजेपी की एक तरफा जीत हुई, और 2024 में ये और बढ़कर 74.6% हो गया। तो एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। जब जब टर्नआउट कम रहा, लगभग 60% के आसपास, तो इसका फायदा ऐतिहासिक रूप से विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को मिला है। और जैसे ही टर्नआउट 72% के पार गया, बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली। ये एक सीधा सीधा संबंध है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है। इस सीट पर जीत का जो मूल मंत्र रहा है वो है हायर मोबिलाइजेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा वोटरों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाना। यही बीजेपी की जीत का आधार रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डेटा ड्रिवन पैटर्न है। ठीक है, तो हमने समस्या की जड़ को समझ लिया, पैटर्न को पकड़ लिया। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, समाधान क्या है?
तो चलिए अब हम डायग्नोसिस से प्रिस्क्रिप्शन की तरफ बढ़ते हैं और उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं जो इस सीट को वापस जीतने के लिए तैयार किया गया है। इस स्ट्रैटेजी को एक नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत या 4 फ्रंट डॉक्ट्रिन। ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं है, बल्कि एक जनादेश को फिर से गढ़ने की, उसे इंजीनियर करने की एक पूरी सोच है। ये 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने की बात करती है: इलेक्टोरल, ऑर्गेनाइजेशनल, नैरेटिव और रिसोर्स। अब ये 4 मोर्चे हैं क्या? संक्षेप में समझते हैं। पहला, इलेक्टोरल मोर्चा, यानी टर्नआउट को 75% से भी ऊपर ले जाने का लक्ष्य। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल, यानी स्थानीय पार्टी कैडर में एक नया जोश भरना, उन्हें फिर से एक्टिवेट करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी चुनाव की कहानी को विकास बनाम विभाजन पर सेट करना। और चौथा, रिसोर्स, यानी केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका पूरा फायदा लोगों तक पहुंचाना। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। इस सिद्धांत को एक ठोस 90 दिन के एक्शन प्लान में बदला गया है, जिसे विन बैक स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है। इसमें हर फेज का काम तय है। शुरुआती 30 दिन संगठन को मजबूत करने और जमीनी काम पर, अगले 30 दिन एक माहौल बनाने पर, उसके बाद के 20 दिन अपने टारगेट वोटर्स को कंसोलिडेट करने पर, और आखिरी 10 दिन पूरी ताकत के साथ फाइनल पुश और मोबिलाइजेशन। एक बिल्कुल अनुशासित एक्शन प्लान। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी रणनीति चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो सिर्फ राजनीतिक दावपेच से कामयाब नहीं हो सकती। आखिरकार उसे लोगों की बुनियादी जरूरतों से जुड़ना ही होगा। रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर। अगर आपकी रणनीति इन मुद्दों का जवाब नहीं देती तो वो खोखली है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, हीरानगर की इस पहेली से हम क्या सीखते हैं? क्या ये सिर्फ एक सीट पर हार जीत की कहानी है, या ये इस बात का सबूत है कि आज की राजनीति में मैंडेट, जनादेश अब हवा में नहीं बनता, उसे डेटा, जमीनी हकीकत और लोगों की उम्मीदों के धागों से बड़ी बारीकी से, बड़ी मेहनत से बुनना पड़ता है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ।